Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 अगस्त 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक बोलसेना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने बीपीएएल के बारे में डिस्कशन किया था। क्या है बीपीएएल रेजिमेंट, ये किस चीज़ के लिए लेकर आया गया है, कल डिटेल से पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, याद करो। और इसका उत्तर देना है सभी लोगों को। क्वेश्चन यह है कि ये जो पर्टिकुलर बीपीएएल रेजिमेंट है ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायरल इन्फेक्शन के लिए, या ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, या ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए, या ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये बात करता है पिनाका MK3 के बारे में। देखो जो ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर है ये कई बार न्यूज़ में रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसके नए वेरिएंट के बारे में बात करता है। हुआ यह है कि जो हमारा DRDO है, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी तैयार कर रहे हैं पिनाका MK3 लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर को। इससे भारत की स्ट्राइक रेंज बढ़ जाएगी। यानी अभी जो हमारे पास में पिनाका के रॉकेट लॉन्चर वेरिएंट्स हैं इनकी इतनी रेंज नहीं है, ज़्यादा दूर तक ये रॉकेट फायर नहीं कर सकते, तो इनकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है इन अपडेटेड वर्जन्स में। और MK3 वाला तो दोस्तों एडवांस वर्जन होने वाला है जिसको DRDO तैयार कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ये तो न्यूज़ हर कोई पढ़ लेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में पूछा जा सकता है वहाँ पर, तो उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स, फीचर्स, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। पिनाका क्या है, एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मतलब कई सारे रॉकेट्स को एक साथ ये लॉन्च कर सकता है। दिखता कैसे है, एक बार पहले ये फोटो आप देख पाओगे। ये हमारे करंट पिनाका सिस्टम है, ये आप देख पाओगे टाटा ट्रक है। इसके ऊपर इस तरीके से 6 और 6 रॉकेट, आपको 12 रॉकेट देखने को मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर ट्रक पर, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 12 इधर देखने को मिलेंगे। यानी 2-3 एक साथ में अगर हम फायर करें तो लगभग 24 और ज़्यादा भी रॉकेट्स हम एक साथ फायर कर सकते हैं। इसी वजह से इसको यहाँ पे बोला जा रहा है मल्टी रॉकेट लॉन्चर। क्लियर हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन, ये पिनाका को तैयार किसने किया है? इसको डिज़ाइन किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। ध्यान रखिएगा DRDO का ही एक लैबोरेटरी है ये ARDE, इसी ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। फिर एक और क्वेश्चन सभी के मन में आ सकता है कि जो ये पिनाका नाम दिया है ये कहाँ से आया? तो दोस्तों ये जो नाम है पिनाका ये आया है शिव जी के धनुष से। आपको पता होगा शिव जी का धनुष जिसको राम जी ने तोड़ा था, तोड़कर सीता माता से विवाह किया था। तो बेसिकली यहाँ पे उसी वर्ड को यूज़ किया गया है इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए। और इस रॉकेट लॉन्चर के कई सारे नए नए वेरिएंट्स भी लेकर आए गए हैं। जैसे अभी करंट समय पर हमारे पास में जो वेरिएंट्स है उसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी पर कोई दुश्मन है तो यहाँ से हम रॉकेट को फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम पिनाका रॉकेट के कुछ बैकग्राउंड और वेरिएंट्स के बारे में जानने की कोशिश करें, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को शुरू कैसे किया गया। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का जो डेवलपमेंट है इसकी शुरुआत हमारा DRDO करता है 1980s के समय पर। और मैं आपको बता दूं वैसे रशिया का भी इसी प्रकार से एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, लेकिन रशिया का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं ग्रेड। अगर आप फोटो देखोगे ग्रेड की तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यहीं से इंस्पायर होकर हमने पिनाका सिस्टम डेवलप किया है खुद से, तो वो भी इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ता है।
इतनी बात क्लियर हुई। अगर क्वेश्चन बने कि ये किसका ऑल्टरनेटिव है तो आपको पता होना चाहिए रशियन वेपन सिस्टम है जिसको बोलते हैं ग्रेड। फिर उसके बाद हमने अपना पिनाका मार्क 1 तैयार किया और सक्सेसफुल टेस्ट किया गया दोस्तों 1990s के समय पर। और पहली बार जो पिनाका MK1 था इसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, 1999 की जो कारगिल वॉर थी वहाँ पर। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा आपको समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने देखा कई सारे रॉकेट्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा घातक और अलग अलग प्रकार के जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकता है। जो भी यहाँ पे हमारे दुश्मन हैं, उनके व्हीकल हैं, कम्युनिकेशन सेंटर हैं, किसी भी चीज़ को उड़ाने की ताकत रख सकता है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम। अब क्वेश्चन यह है इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर सबसे पहला यही है कि इसमें मल्टीपल रॉकेट्स एक साथ लॉन्च किए जा सकेंगे और ये सिस्टम को हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको टाटा ट्रक के ऊपर बनाया गया है। देखो टाटा ट्रक नहीं है, टाटा ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है, तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। अभी करंट समय पर रेंज जैसे मैंने बोला 60 से लेकर 75 किलोमीटर तक का अगर डिस्टेंस कवर करना है तो उतने डिस्टेंस पर यह रॉकेट अपने टारगेट को हिट कर देगा। लेकिन अब ये बात सुनिए कि इसकी रेंज अभी भी बहुत कम है, यानी दुश्मन 75 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मतलब ये अभी भी यहाँ पे रेंज आप देख पाएंगे थोड़ा सा कम है। पिनाका MK1 जो था वो 48 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है। पिनाका MK1 एनहेंस वाला वेरिएंट लेकर आए, वो 60 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। फिर MK2 भी लाया गया दोस्तों, इसकी रेंज 90 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अभी हमें और बड़ी रेंज करनी है, दुश्मन और बहुत ज़्यादा दूर हो वहीं पे हम उसको हिट कर सकें, इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं हम पिनाका MK3 के अंदर में, जिसको रिसेंटली यहाँ पर DRDO डेवलप कर रहा है। यही हमारे न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो पिनाका MK3 दोस्तों इन सभी का, चाहे वो MK1 हो MK2 हो, इन सब का एक एडवांस वर्जन होने वाला है। और DRDO पिनाका MK3 के अंदर भी 2 वेरिएंट्स तैयार करेगा, ये रिपोर्ट्स का कहना है। पहला जो वेरिएंट होगा उसकी जो रेंज होगी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास होगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो बेस्ट ऑप्शन है। और जो दूसरा वाला यहाँ पर रेंज होगा दोस्तों वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि अब जो पिनाका MK3 आएगा ये भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और पिनाका MK3 की जो स्पीड होगी लगभग वो 5757 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से होगी, मतलब चुटकियों में दूर पे अगर कोई दुश्मन है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, एयर अटैक्स कर सकता है। अच्छी बात यह है कि चाहे कैसी भी वेदर कंडीशन हो, कैसा भी वेदर हो, हर एक वेदर में, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, आराम से ये वर्क करेगा। इस वजह से इसको ऑल वेदर इक्विपमेंट का टैग भी दिया गया है। आई होप आपको यहाँ पर पिनाका के बारे में हर एक बेसिक चीज़ क्लियर हो चुकी है। कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पिनाका के बारे में पढ़ा, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा देखा, वैसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत सारा और भी बैकग्राउंड डेटा, प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं। और ये सभी नोट्स दोस्तों इस ग्रुप में आपको एक ऐसा PDF के फॉर्म में दिए जाते हैं जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF मिलता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। तो कहने का मतलब है आपको करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उसकी टेंशन लेनी बिल्कुल बंद कर देनी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर डेट वाइज हर एक आर्टिकल प्रेजेंट है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझे कहाँ पे फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा एक मेन टारगेट रहने वाला है। चलिए आज का दूसरा न्यूज़ आर्टिकल। देखो मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूं, जो हमारा संडे का न्यूज़पेपर होता है ना, कई सारे लोग स्किप कर देते हैं कि चलो यार एक दिन तो रेस्ट लेना बनता है ना। देखो अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको संडे का न्यूज़पेपर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एग्जाम्पल मैं आज के आर्टिकल्स में ही दिखाऊंगा। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं जो ऐसे हैं जहां से प्रीलिम्स में, मेंस में पहले भी क्वेश्चन बने हैं और आगे बन सकते हैं। तो बिल्कुल भी न्यूज़पेपर संडे का स्किप मत किया करो, भले ही थोड़ा सा टाइम निकाल लो लेकिन पढ़ लिया करो। ठीक है,
तो यहाँ पे जो टॉपिक है आपके सामने जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट प्लस जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे ज्योग्राफी का, वो है ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल लेक्स क्या होती हैं, प्लस ग्लेशियल लेक की वजह से काफ़ी भयंकर आउटबर्स्ट होता है जिसकी वजह से बाढ़ देखने को मिलती है हमारे हिल एरियाज़ के अंदर में, जो रिसेंटली हमने सिक्किम में देखा। तो अभी ये जो खतरा है ना ग्लेशियल लेक्स का, वो बढ़ रहा है। हुआ यह है कि कई सारी सैटेलाइट की इमेजेस आई हैं, उन इमेजेस के माध्यम से ये पता चला कि हिमाचल और तिब्बत के अंदर में ग्लेशियल लेक्स मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, यानी दुगनी हो चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं आने वाले समय पर। जैसे यहाँ पर आपको फोटो में एक लेक दिख रही होगी, चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये जो यहाँ पर ग्लेशियल लेक है दोस्तों, ये सतलज नदी के कैचमेंट में है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि सतलज नदी पर जो है लगातार जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो एक्सपैंड होती चली जा रही हैं, दुगनी हो चुकी हैं। 2019 में लगभग ये 562 के आसपास थी और ये झीलें बढ़कर 2023 में 1048 के आसपास हो चुकी हैं। तो आप एक तरफ सोचेंगे यार अच्छी बात तो है, झील तो ही बढ़ रही है, इसमें क्या नुकसान है। नुकसान यह है दोस्तों, ये ग्लेशियल लेक है। नाम से पता चल रहा है कि ग्लेशियर्स जो हमारे हैं, जो हमारे बर्फीले पहाड़ हैं, वो बर्फ़ पिघल रही है, उसी का पानी यहाँ पे इस तरीके से पहाड़ों में इकट्ठा हो रहा है। समझ गए? तो इससे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी तेज़ी से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ़ पिघल रही है, वो सभी बर्फ़ का पानी यहाँ पर इस तरीके से पहाड़ों में इकट्ठा हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हो जाए, कोई बड़ा टुकड़ा पहाड़ का सीधा नीचे गिर जाए, इससे क्या होगा, जो ये पानी भरा हुआ है ऊपर दोस्तों, सीधा नीचे नदियों में भरना शुरू हो जाएगा। नदियों का जो फ्लो है वो अचानक से बढ़ जाएगा। अचानक से फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होगा, आसपास के जो एरिया हैं, आसपास के गांव हैं, यहाँ सभी पर बाढ़ आ जाएगी। और इस प्रकार की बाढ़ को हम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का नाम देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा आज से कुछ दिनों पहले, ये न्यूज़ में था, कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो यही बताया गया कि ये हमारे लिए सही इशारा नहीं है। नंबर ऑफ ग्लेशियल लेक्स बढ़ चुकी हैं सतलज नदी में, ये कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। उसके अलावा इसमें बताया जा रहा है 900 से ज़्यादा या 900 के आसपास छोटी झील हैं। फिर उसके बाद 89 लेक्स ऐसी हैं जिनका एरिया 5 हेक्टेयर के आसपास है। फिर 59 लेक्स ऐसी हैं जो 10 हेक्टेयर से भी बड़े रीजन में हैं। तो हमारे लिए आने वाले समय पर चिंता का विषय है। और साथ ही साथ में यह हमें क्या दर्शाता है, क्लाइमेट वार्निंग, कि भाई टेम्परेचर को रोकना होगा, टेम्परेचर कंट्रोल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो इससे हिमालयन रीजन में कई सारी इनस्टेबिलिटी सी क्रिएट होती हुई हमको नजर आएगी। ये आपको आर्टिकल क्लियर हुआ, लेकिन इस आर्टिकल से बात नहीं बनेगी दोस्तों, अभी आपको बहुत चीज़ें और पढ़नी होंगी। ग्लेशियल लेक्स आप समझ गए, इस तरीके से यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में ये एक झील सी बन गई है, इसमें पानी इकट्ठा हो चुका है। अब जैसे हमने देखा कि लैंडस्लाइड है कि मान लो पहाड़ का एक टुकड़ा टूट के सीधा नीचे गिर गया, या कोई एवलांच आ गया, बर्फ़ सीधा टूट के नीचे गिर गई, तो पानी के अंदर उफाल आएगा नहीं आएगा? वो पानी जब एकदम से ऊपर उठेगा वो कहाँ जाएगा? वो हमारी नदियों के माध्यम से सीधा नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर फ्लड्स हो जाएंगी, बाढ़ आ जाएंगी। आसपास आप देख पाओगे घर बने हुए हैं, घर झोपड़ियाँ हैं, तो आसपास इस नदी के जो गाँव होंगे वहाँ सभी जगह पर बाढ़ आ जाएगी। तो ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, समझ गए? ये एक इस तरीके से और समझ सकते हैं। ये वाली जो लेक है ना, ये मोरेन डैम्ड लेक है। देखो ग्लेशियल लेक्स जो होती हैं इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब ये एक डैम, एक बांध की तरह बनी हुई है, पानी इसमें भरा हुआ इकट्ठा है ना, तो इस वजह से डैम लेक बोल दिया गया। जैसे बांध होता है, पानी हम रोक लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है डैम सा, यहाँ पे बीच में पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन मान लो अगर ऊपर जो ग्लेशियर है वैसे ही गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ का टुकड़ा बड़े साइज़ का टूट के अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा? ये जो पानी इसमें भरा हुआ है वो पानी सीधा ऊपर से नीचे जाएगा, ओवर टॉपिंग होगी नहीं होगी, और नीचे जो लोग बसे हैं वो बाढ़ में, इस बाढ़ की चपेट में आएंगे नहीं आएंगे? तो यही यहाँ पे ग्लेशियल लेक्स का कॉन्सेप्ट है, और यही यहाँ पर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हुए। अब दोस्तों थोड़ा सा ये समझिए, ये जो आउटबर्स्ट फ्लडिंग होती है ये कैसे क्रिएट होती है और कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है हमारे लिए। तो जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था, पिछले साल 4 अक्टूबर को एक भयंकर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था। कहाँ पे? सिक्किम के अंदर में, जिसकी वजह से 35 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 14 ब्रिज टूट गए, ऐसे कई सारे घर डैमेज हो गए दोस्तों, 1300 से ज़्यादा घर डैमेज हुए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना भयंकर वो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगा। तो क्या होता है GLOF, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ग्लेशियल लेक्स क्या होती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फ्लड कब आता है समझ गए ना, जब बड़ा टुकड़ा उस
लेक में गिर जाएगा तो पानी की ओवर टॉपिंग हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ये जो फ्लड होती है ना, ये और भी कई सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। मान लो भूकंप आया, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो पानी है वो उसमें से बाहर निकल सकता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, एक्सट्रीम हैवी रेन हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जब बारिश हो गई तो वो पानी कहाँ जाएगा, फिर से वो पानी ऊपर से बाहर निकलेगा, ओवर टॉपिंग होगी, या बर्फ़ का टुकड़ा टूट के गिर जाए। तो इसकी वजह से इस प्रकार के आउटब्लस्ट फ्लड नज़र आती हैं। अब रीजंस क्या है, वही रीज़न यहाँ पे बोले गए। पहला रीज़न यही है यार, क्लाइमेट चेंज है, लगातार टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसको रोकना होगा। इसी का भुगतान हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लेशियर अगर वो मेल्ट होंगे ही नहीं तो वो पानी इकट्ठा नहीं होगा, नॉर्मल वे में रहेगा। इकट्ठा होगा तो वो अपना स्टेबिलिटी में मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरीके से मेल्ट होते रहेंगे, पानी इकट्ठा होता रहेगा, बर्फ़ भी टूट के गिरती रहेगी, तो दिक्कतें हमें ये फेस करने को मिलती रहेंगी। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, यहाँ पे ग्लेशियर सर्ज आपको नजर आएगा, वही सेम बात, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो कई सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है ना। यहाँ पर बहुत सारी जो ग्लेशियर मोरेन है, रॉक, बोल्डर, सॉइल, आइस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिपॉजिट हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वो कॉम्पैक्टेड नहीं है, तो इसकी वजह से एक और इश्यू हो सकता है। बाकी एवलांच और लैंडस्लाइड डिस्कस कर चुके हैं। भूस्खलन जो होता है, सीधा ऊपर से मान लो छोटा सा जो टुकड़ा है पहाड़ का वो टूट के नीचे गिर जाए या बर्फ़ गिर जाए, तो वही सेम चीज़ है। अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये भी एक मेन रीज़न है, इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। मानव के थ्रू की गई कई सारी हरकतें, जैसे पहाड़ों में माइनिंग चल रही है, अब खनन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी जो ग्लेशियर लेक का जो सिनेरियो है दोस्तों, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। अब एट द लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस तरीके से ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड्स होती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल हमने सिक्किम का देखा कि 1300 से ज़्यादा घर बर्बाद हुए, तो इससे लॉस ऑफ लाइफ का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। प्रॉपर्टीज़ जो डैमेज हो रही हैं वो अलग है, पुल टूट रहे हैं, रोड्स बर्बाद हो रही हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो ये सब बड़े बड़े भयंकर डैमेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं, अक्टूबर 2023 लगभग 18 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 150 से ज़्यादा लोग मिस हो गए इस ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग में। और ऐसे ही एक आउटब्लस्ट फ्लडिंग उत्तराखंड में आई थी जून 2013 में, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जान गंवाई थी, प्लस कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डैमेज हुए थे। तो ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लाइवलीहुड में डिसरप्शन पड़ सकता है, प्लस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इंडिया के अंदर में कितना बड़ा खतरा है इस प्रकार की ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड से। तो खतरा है क्योंकि इसरो की यहाँ पर जो सैटेलाइट है, अगर आप देख पाएंगे, इसरो का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इन्होंने एक पूरा एटलस जारी किया है हमारे हिमालयन रिवर बेसिन्स के लिए। उस एटलस को तैयार किया गया एक सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, उसका नाम है रिसोर्स सैट 2 सैटेलाइट। लगभग 2016-17 के समय पर यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस इकट्ठी की गई और पता ये चला हमारे देश में 28,000 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स बन चुकी हैं, जो कि 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़े साइज़ की हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी लेक्स हैं, जिसमें से सिक्किम के अंदर में लगभग 300 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं, उत्तराखंड के अंदर लगभग कह सकते हैं 486 ग्लेशियर लेक्स हैं। फिर जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपको कई सारी ग्लेशियर लेक्स नजर आएंगे, यानी पहाड़ों के बीच में इस तरीके से झीलें बन चुकी हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले समझा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार एट द लास्ट हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार के सिनेरियो को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि हमें ऐसा सीन को बार बार मॉनिटर करना होगा और डेटा रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज नहीं रुकेगा अभी के समय पर, ये तो हमें पता है। तो हमें बार बार डेटा तो इकट्ठा करना रहना होगा ना, कि भाई क्या हाल है उन झीलों के, पानी ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, अगर ज़रा से भी गड़बड़ी हुई तो पानी सीधा नीचे जाएगा और सारे गाँव को बर्बाद करेगा। तो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करना, अगर कोई यहाँ पर गंभीर सा सिनेरियो नज़र आ रहा है तो पहले ही अर्ली वार्निंग दे देना, ताकि लोगों की जान ना जाए, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ को भी बचाया जा सके। तो ये दोस्तों यहाँ पे तरीका अपनाया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। हमारे पास में कई सारे प्रोग्राम हैं जहाँ पे हम अपने अलग अलग जो झील हैं, ग्लेशियर्स व लेक्स हैं, उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं सैटेलाइट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से। तो ये टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करो, आपके पास में सही समय है इसका यूज़ करने का। फिर उसके बाद में आपको कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेकर आने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड की वजह से जो खतरा है वो लगातार बढ़ा है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। डैम, ब्रिजेस, हाईवेज़, इनको इस तरीके से यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है, सेफ्टी मेंटेन करनी होगी लोगों की।
फिर जो कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलेट भी करना होगा। पहाड़ों में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाने की ज़रूरत है। डैम, ब्रिजेस, हाईवेज जो बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इनकी क्वालिटी को लेकर कई सारे जो गाइडलाइंस हैं वो लाने यहाँ पर ज़रूरी हैं, ताकि इस तरीके से हम एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना सकें, इन सब चीज़ों को झेल सके। प्लस जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नदियों के करीब हो रहे हैं उसको रोका जा सके, है ना, उसको रेगुलेट किया जा सके, ये भी यहाँ पर हमारा मेन पर्पज़ रहेगा। फिर बात आती है साइंटिफिक रिसर्च की। तो जो हमारे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं ग्लेशियर्स के ऊपर हमारे देश में, उसको बढ़ानी होगी। हमारे क्लाइमेट प्रोजेक्शंस जो हैं, जो ये बताते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जिसको आज हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, जिसका भुगतान धीरे धीरे भुगतना पड़ रहा है। आगे सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाएगी जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। फिर उसके बाद में आपको रिस्क असेसमेंट बनाना होगा, यानी कि जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर आपको एक रिस्क असेसमेंट, एक इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट लेकर चलना होगा, है ना। हर चीज़ को नज़र में रखना होगा, एक पैटर्न रेडी करना होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा लैंड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना होगा। उसको कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा है, वो ध्यान में रखना होगा, है ना। फिर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को बैलेंस करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी कदम है जो कि हम उठा सकते हैं और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को रोक सकते हैं। नाउ अब आपके सामने दोस्तों एक प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, चाहो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीच बीच में आपको पता है क्वेश्चन नहीं दे पाता हूँ यार मैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ हिमालयाज रीजन टू द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यानी जो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हैं दोस्तों, इससे जो हिमालय रीजन से हमारे वहाँ पर कितना बड़ा खतरा देखने को मिलता है और कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं इनसे लड़ने के लिए। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा उत्तर दे सकें। तो क्वेश्चन है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता में योगदान देने वाले कारकों और GLOF से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए किया जा सकने वाले उपायों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जो आप सबमिट करेंगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, आर्टिकल समझ में आया, पीछे का डेटा समझ में आया। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आर्टिकल पढ़ के जाना दोस्तों यहाँ पर बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि जब आप देखोगे एग्जाम में टॉपिक मिलेगा और आपने देखोगे कि न्यूज़ में भी चर्चाओं में भी है, बट खाली यहाँ पे करना क्या है, इस करंट को अपने सिलेबस से तो लिंक करना आना चाहिए ना, GS से लिंक करना आना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे वीडियो में करवा रहा हूँ। आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। क्या बात हो रही है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड टेम्परेचर्स इन ग्रेट बैरियर रीफ सीन इन लास्ट डिकेड। जैसा अभी हम हिमालय रीजन की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ पिघल रही है, उसी तरीके से उस गर्मी की बढ़ने की वजह से जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, यहाँ पर भी बुरा असर दिखाई दे रहा है। आर्टिकल ये बोलता है कि वाटर का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है जितना पिछले 400 सालों में नहीं था, और ये टेम्परेचर एक्चुअली में बढ़ना शुरू हुआ है 1960 से लेकर 2024 के बीच में, और एवरेज यहाँ पे जो वार्मिंग है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी कोरल रीफ्स हैं, कौन सी रीफ्स, ध्यान रखना कोरल रीफ्स, इनके अंदर में मास ब्लीचिंग शुरू हो चुकी है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, हमारे लिए क्या, दुनिया के लिए समस्या है। तो यही बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, स्पेशली यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग शुरू हो चुकी है, और मास कोरल ब्लीचिंग अगर होगी तो हमारे कोरल रीफ्स ख़त्म हो जाएंगे, और कोरल रीफ अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्रेट बैरियर रीफ पर पड़ेगा। आज दुनिया में ग्रेट बैरियर रीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। तो कोरल रीफ्स के ऊपर एक बुरा असर पड़ने वाला है, ऐसा हमें पता चला टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो इस आर्टिकल से 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली तो लोकेशन, ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, दूसरा यहाँ पे कोरल रीफ क्या है, और तीसरा यहाँ पे कोरल रीफ में ये जो मास ब्लीचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया से जाना है आपने ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यही है ग्रेट बैरियर रीफ।
ये पर्टिकुलर समुद्र का पोर्शन वो रीजन है जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, चाहे तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं एक बार। क्वेश्चन यह है कि सर ये कोरल रीफ होता क्या। ये फोटो देखिए, समुद्र के अंदर में इस तरीके से आपको रंग बिरंगी यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, इसी को हम कोरल रीफ बोलते हैं। एक ही जगह पर यह स्थिर रहता है, लेकिन कई सारे यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो हमारे अंडर वाटर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरल रीफ। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इन कोरल रीफ में मास ब्लीचिंग शुरू हो गई। मास ब्लीचिंग मतलब ये कोरल रीफ्स खत्म होने लगे हैं। ठीक है, अब ये कोरल ब्लीच होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें और जाने, कोरल्स के बारे में जाने, कोरल्स को लेकर क्या सिनेरियो भारत में रहता है वो जाने, उसके बाद हम कोरल ब्लीचिंग जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोरल्स क्या होती हैं हमने डिस्कस कर रखा है। कोरल्स छोटे साइज़ की लगभग 0.25 से लेकर 12 इंच के आसपास सॉफ्ट बॉडी मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स दोस्तों वो एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, स्पाइन नहीं होती। तो ये जो कोरल रीफ है वो भी कुछ इसी प्रकार से हैं। उसके अलावा जो हर एक कोरल एनिमल होता है ना, इसको बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। ये ग्रुप में रहते हैं और इस तरीके से इनकी एक पूरी कॉलोनी धीरे धीरे करके फॉर्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये कोरल्स हैं जिंदा कैसे हैं। ये जिंदा हैं एक एल्गाई के ऊपर। जो एक काई होती है ना, उससे इनका एक बहुत बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कोरल्स के बिना एल्गाई ये वाली जिंदा नहीं रह सकती और एल्गाई के बिना कोरल जिंदा नहीं रह सकते। ये कौन सी एल्गाई की बात कर रहे हैं हम, उसका नाम नीचे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ज़ूज़ैंथेलाई। ज़ूज़ैंथेलाई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक एल्गाई है दोस्तों, जो कोरल के साथ में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहती है। इस एल्गाई से कोरल्स को ताकत मिलती है और इन कोरल से एल्गाई को ताकत मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारी कोरल रीफ हैं, जो कोरल्स होती हैं, वो ज़ूज़ैंथेलाई को नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके रिटर्न में जो ये एल्गाई है, जो ज़ूज़ैंथेलाई है, वो हमारे कोरल को जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं इस फोटोसिंथेसिस के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या जितनी भी चीज़ें, वो इसको प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना कोरल्स और ज़ूज़ैंथेलाई का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरल्स दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल और दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल। ठीक है, कुछ हार्ड कोरल्स होती हैं, जो हार्ड वाले होते हैं उनको बोला जाता है हर्माटाइपिक। उसके अलावा सॉफ्ट कोरल्स जो होती हैं, है ना, मतलब इनका देखने में ही पता चल जाता है काफ़ी सॉफ्ट सी हैं, है ना, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसके बारे में दिया गया है। अब भारत में कोरल रीफ्स की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ, ये पर्टिकुलर कॉलोनी कहाँ पर है इनकी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ में। लेकिन इंडिया में भी कई सारी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। भारत में कोरल रीफ 7 जगहों में देखने को मिलेंगी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और वो 7 जगहें कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले है आपका गोवा का कोस्ट, केरला कोस्ट, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नर, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये वो जगह हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो कोरल रीफ्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इन कोरल रीफ्स की, पहले ये बताइए। क्या कोई वैल्यू है इसकी हमारे लिए या नहीं? बिल्कुल बहुत वैल्यू है। दो समुद्र के अंदर जो कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा समुद्र के अंदर का बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट है, जिसमें मछलियां हैं, टर्टल्स हैं, लॉबस्टर हैं, दूसरे और कई सारे प्रकार की स्पीशीज़ हैं, इस प्रकार से 25%, ध्यान रखने का 25% मैरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है ये कोरल रीफ। समझ गए? ये है इसका इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया वाला, इस यहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा कोरल की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, 1500 से ज़्यादा अलग अलग मछलियों की स्पीशीज़ हैं, 4000 से ज़्यादा अलग अलग मोलस्क स्पीशीज़ हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर दुनिया के 7 सी टर्टल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 7 में से 6 तो यहाँ पे पाई जाती हैं स्पेशली। तो ये है इंपॉर्टेंस। ये सब कुछ किस लिए प्रेजेंट है? कोरल्स की वजह से प्रेजेंट है। तो कोरल्स इस तरीके से मैरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। और केवल मैरीन बायोडाइवर्सिटी नहीं दोस्तों, इससे इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ती है। कहने का मतलब है जब आपने ये देखा तो कई सारे लोगों में दिलचस्पी होती है इसको देखने की समुद्र के अंदर जाकर। तो जो कोरल स्ट्रक्चर है दोस्तों, बहुत सारे इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है हर साल। 500 मिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया भर में इन कोरल रीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, इनकम के लिए। ठीक है, तो फूड और इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है। दूसरी बात, कई बार लोग टूरिज्म के पर्पज़ से यहाँ पे जाते हैं समुद्र के अंदर उसको देखने के लिए। तो टूरिज्म जब करने जाते हैं तो पैसा खर्च करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस रीजन की इकॉनमी भी डेवलप होती हुई नज़र आती है हमको। ठीक है, और इतना ही नहीं, कोरल रीफ्स की वजह से दोस्तों कोस्टल प्रोटेक्शन भी हमको देखने को मिलता है।
यानी जितने भी ये कोरल रीफ्स हैं, ये 97% की जो एनर्जी होती है, यानी कि समुद्र की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उसकी एनर्जी, उसमें जो स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, उसका 97% तक एनर्जी कोरल रीफ्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे दोस्तों यहाँ पे जो हमारे तट वाले रीजन है वहाँ पे ज़्यादा भयंकर डिजास्टर नहीं होता। तो यह है यहाँ पर कोस्टल प्रोटेक्शन को लेकर कोरल बीच का इंपॉर्टेंस। नाउ अब यही बताया गया है कि ये जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत बड़ा खतरा फेस कर रही हैं, और वो खतरा क्या है? क्लाइमेट चेंज के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोरल रीफ के अंदर मास ब्लीचिंग हो रही है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, तो वही क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि सर ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है, और ये मास कोरल ब्लीचिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है करंट समय पर। देखो, अब ये नाम है जो ब्लीचिंग, ये आपने कई बार सुना होगा। कई सारे लोग ब्यूटी पार्लर में ब्लीचिंग करवाते हैं, तो ब्लीचिंग करवाते हैं यानी कि गोरा होने के लिए, साफ होने के लिए, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आप यही ध्यान रख सकते हैं कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपनाया जा रहा है। हो ये रहा है कि जो कोरल्स है, जब इन पे स्ट्रेस पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। कहने का मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस कोरल के ऊपर जो एल्गाई प्रेजेंट है, जूज़ैंथलाई, जिसके बारे में आपको बताया था, दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जूज़ैंथलाई खत्म होगा। जूज़ैंथलाई अगर खत्म हुआ दोस्तों, तो उसकी वजह से हमारी कोरल कंप्लीटली वाइट हो जाती हैं। जो ये रंग बिरंगी पिंक, ब्लू, रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। और बिल्कुल वाइट होना ही इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ये कोरल ब्लीचिंग बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये कोरल्स हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। इसको हम कोरल डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये ब्लीच हुई हुई कोरल्स हैं ये सर्वाइव ज़्यादा कर नहीं पाती हैं, है ना। तो टेम्परेचर अगर फिर भी बढ़ता रहेगा तो उससे यहाँ पर इन कोरल्स का जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है जूज़ैंथलाई के साथ में, वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद में एट द लास्ट कोरल की डेथ हो जाएगी। और कोरल की डेथ हुई तो उससे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, वो सब इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। तो वही चीज़ हमारे इस साइंस एंड टेक के न्यूज़ आर्टिकल में भी मेंशन की जा रही है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ में प्रॉब्लम्स हैं, मास ब्लीचिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे कोरल रीफ्स की। देखो, अब क्वेश्चन यह है दोस्तों, ये जो कोरल रीफ में ब्लीचिंग होती है ना, ये ब्लीचिंग कई सारे और भी कारण की वजह से हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ना ये तो एक रीज़न हो गया। जो पोल्यूशन, जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण रिलीज हो रहा है, जो पानी में जा रहा है, उसकी वजह से कोरल रीफ्स बर्बाद हो सकती हैं, है ना। उसके अलावा कई बार सनलाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से भी बर्बाद हो सकती हैं। जैसे हमने ये डिस्कस किया, ये यहाँ पे जो कोरल है ये आपकी एक हेल्दी कोरल है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एक हेल्दी कोरल है दोस्तों। यहाँ पे कोरल और एल्गाई दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके यहाँ पर इस पे ऊपर स्ट्रेस पड़ा, जिससे जो एल्गाई है वो इस कोरल को छोड़ने लगा। ये ऊपर एल्गाई है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब खत्म हो रही है तो यहाँ पे कोरल का जो रंग है वो भी उड़ता नजर आ रहा है। अब कोरल में से एल्गाई बिल्कुल अलग हो गई दोस्तों, तो इससे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये सफ़ेद पड़ जाएगी कोरल, फिर इसके बाद ये कोरल डेड हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ। यहाँ पे बात हो रही है, देखो ये सब हमारे साइंस एंड टेक के पेज पर मेंशन्ड है, तो मैं इसलिए बोल रहा था संडे का न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है नया मंकी पॉक्स वायरस। ये कहीं ना कहीं बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। पिछले कुछ समय पर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में मंकी पॉक्स वायरस वापस से देखने को मिला। बताया गया है कि इस साल लगभग 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में 14,000 से ज़्यादा मंकी पॉक्स वायरस के केसेस और 500 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। तो इसको लेकर कई सारे लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल के ऊपर ट्रेंडिंग पे चल रहा है मंकी पॉक्स वायरस। क्या होता है मंकी पॉक्स, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे यह ट्रांसमिट होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ये हैं बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो यह है आपके सामने डेटा। मंकी पॉक्स वायरस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, जहां पे वो डिस्कस करना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस का जो आउटब्रेक है रिसेंटली कॉन्गो के अंदर में, वो भयंकर तरीके से हुआ है। इसको लेकर इमरजेंसी बैठक बैठाई जा रही है। नाउ क्वेश्चन यह है कि मंकी पॉक्स होता क्या है। ध्यान रखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जानवर से इंसान में फैलती है और फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में बीमारी फैल सकती है। होती कैसे है? मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। ये वायरस उसी फैमिली का हिस्सा है जिसमें स्मॉल पॉक्स बिलोंग करता है, यानी जिस वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस का सबसे पहला जो केस रिकॉर्ड किया गया था वो 1970 में रिकॉर्ड किया गया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो डीआरसी जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे सबसे पहला केस नजर आया।
फिर उसके बाद बताया ये भी क्या कि इसका जो नाम है मंकी पॉक्स, ठीक है, तो ओरिजिनली यहाँ पर कहाँ से आया है इसका सोर्स वो नहीं पता। नाम से पता चला है कि हो सकता है आप सोच रहे हो बंदरों से बीमारी फैली है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी इसका जो मेन ओरिजिन है, मेन ओरिजिन किस जानवर से हुआ है वो पता भी नहीं है दोस्तों। फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया है क्योंकि मंकी के अंदर भी वायरस देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मंकी पॉक्स वायरस के दो प्रकार आपको नजर आएंगे। एक यहाँ पर आपका क्लेड 1 है और दूसरा है क्लेड 2। क्लेड का मतलब क्या है, इसके सब टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लेड 1 वाला वायरस है ये ओरिजिनेट हुआ सेंट्रल अफ्रीका में, दूसरा वाला वेस्टर्न अफ्रीका में। और अफ्रीका के कई सारे रीजन करंट समय पर इस मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित हैं। क्वेश्चन यह है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या नजर आते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स, कॉमन लक्षण होते हैं दोस्तों मंकी पॉक्स वायरस के, उसमें स्किन के ऊपर रैशेस होती हैं, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर छाले से यानी बॉडी पे दाने होने लगते हैं। एक सेकंड में आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। इस तरीके से पिंपल्स होने लगते हैं। ये तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने फ़ोटो यूज़ किया है, वरना काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है गूगल पर, जिसको आप देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्किन रैशेस हो जाती हैं, इस तरीके से दाने होने लगते हैं जो कि 2 से 4 सप्ताह तक रहेंगे। उसके बाद बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, एनर्जी कम हो जाएगी, गले में सूजन हो जाएगी। इस तरीके से कई सारे जो लक्षण हैं वो नज़र आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मंकी पॉक्स वायरस के अंदर जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो जान जाने का खतरा है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली सबसे ज़्यादा बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। एक और प्रॉब्लम है इसके ट्रांसमिशन की, कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। मंकी पॉक्स वायरस ये तब फैलता है जब एक इंसान किसी जानवर या किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन वो जानवर या वो व्यक्ति वो होना चाहिए जिसको ऑलरेडी यहाँ पर ये वायरस हो चुका है, यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर एनिमल अगर वायरस से इन्फेक्टेड है और नॉर्मल व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आता है तो मंकी पॉक्स वायरस फैल सकता है। अब नॉर्मल कांटेक्ट मतलब किस प्रकार का कांटेक्ट, मान लो यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो एक इंसान को मान लो मंकी पॉक्स वायरस है, अब दूसरा इंसान नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाला इंसान अगर यहाँ पे इन्फेक्टेड वाले ह्यूमन के पास में जाता है, उसके बॉडी फ्लूइड यानी उसके पसीने वगैरह के कांटेक्ट में अगर आ जाता है, तो मंकी वायरस जो ये पॉक्स वायरस है स्पेशली, वो नॉर्मल इंसान में फैल सकता है, या सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से भी फैल सकता है, या दूसरे और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है एट द लास्ट, इसका ट्रीटमेंट, इसका उपाय क्या हो सकता है। तो कोई भी दोस्तों एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस इन्फेक्शन का, ध्यान रखिए। बस खाली ट्रीटमेंट यही है कि अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो अर्ली और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाइए। जितना जल्दी आप केयर प्रोवाइड करवा पाएंगे उतना जल्दी यहाँ पर इन सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकेगा, और उतना जल्दी लक्षण अगर ख़त्म होंगे तो ये जो प्रॉब्लम से आगे एस्केलेट नहीं होगी, उसको वहीं पर रोका जा सकेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आएंगे। ये भी जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये भी आज के हमारे साइंस एंड टेक के पेज पर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल में बात हो रही है कि जो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका गलत उपयोग होने की वजह से हमारे माइक्रोबायोम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो माइक्रोबायोम को जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, उसकी वजह से एक इंसान में और कई सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। अब ये बात समझिए, मान लीजिए किसी को बुखार है, कैसे हुआ, क्योंकि उसके बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको लेकर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ये बैक्टीरिया जैसी चीज़ें हैं इनको बॉडी में से मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यही तो किया जाता है। लेकिन दोस्तों एंटीबायोटिक्स को आप एक लिमिटेड वे में ले सकते हैं। अगर आप इसका एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं या गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो इसका बुरा असर हो सकता है एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर में। असर ऐसा हो सकता है कि वो जो दवाई है वो आपको बीमारी से बचाने की बजाय और ढेरों बीमारी दे सकती है। ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में एक और केस आ चुका है दोस्तों। कई बार एंटीबायोटिक्स माइक्रोबायोम को अफेक्ट करती हैं। माइक्रोबायोम क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। चलिए, आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। आर्टिकल में बोला जा रहा है जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं दोस्तों, इन ड्रग्स का, इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, कई बार मिसयूज़ होने की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी है ना, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाती है। यानी कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते भी हैं तो भी यहाँ पे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहीं पर एक केस निकल कर आता है कि कई बार एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल होने की वजह से हमारे माइक्रोबायोम के अंदर डिसरप्शंस हो जाते हैं। माइक्रोबायोम पर बुरा असर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी देर से माइक्रोबायोम वर्ड यूज़ हो रहा है, क्या होता है माइक्रोबायोम। देखो, एक इंसान की जो बॉडी है, चाहे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, किसी भी ह्यूमन की जो बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में होते हैं।
ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके कह दें तो यहाँ पे ये सब माइक्रोबायोम कहलाता है। यानी बॉडी में आपके बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जैसी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना। बैक्टीरिया में आपके 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। कुछ जो पैथोजेंस हैं, बेसिकली यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया वायरस हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। अब बॉडी में कोई बीमारी हुई है, वो बैड बैक्टीरिया की वजह से हुई है। अब उस बैड बैक्टीरिया को मारना हमारा काम है। उसके लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल कर दोगे तो वो गुड के साथ, बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड वाले बैक्टीरिया को मार देगा। तो इससे यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये आप समझ गए दोस्तों केस क्या है, माइक्रोबायोम क्या होता है ये आप समझ गए। तो एक इंसान की बॉडी में अगर आप देख पाएंगे माइक्रोबायोम सेल्स ट्रिलियंस के अंदर में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक इंसान की जो बॉडी है वो एक इंसान से ज़्यादा वो माइक्रोबियल होता है। आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि वी आर मोर माइक्रोबियल देन ह्यूमंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी गट हेल्थ होती है, हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, है ना, अपनी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी माइक्रोबायोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। यह जो माइक्रोबायोम है, जो गुड बैक्टीरिया, गुड फंजाई, गुड वायरस हैं हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हैं, इससे बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन के, सर्टेन बी जो विटामिन होते हैं वो हमको मिलते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें हमको मिल जाती हैं और फिर उसके बाद इन माइक्रोबायोम का बहुत बड़ा फ़ायदा होने लगता है, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, इन एंटीबायोटिक्स की काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है जब कोई बीमार पड़ता है, दवाइयाँ खाता है, तो उन दवाइयों में दोस्तों यहाँ पर वो इन्फेक्शंस को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है। और उन एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है कई बार, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को आपने जो यूज़ किया है वो ये नहीं भांप पाता बॉडी के अंदर कि कौन सा अच्छा बैक्टीरिया है और कौन सा बुरा बैक्टीरिया है। वो सभी बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, अच्छा वाला भी, बुरा वाला भी। तो वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, जिस वजह से यहाँ पे आपके गुड बैक्टीरियाज डैमेज हो जाते हैं। तो यही बोला जा रहा है, जब हम एंटीबायोटिक्स को बुरी तरह से या बिल्कुल सही प्रिकॉशंस के साथ में या सही एडवाइजेस के साथ में नहीं लेते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर जो गट बैक्टीरिया होता है, गट बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जिसको नाम दिया गया है डिसबायोसिस। ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। डिसबायोसिस, DYSBIOSIS। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में गट बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा तो डिसबायोसिस हो जाएगा। और डिसबायोसिस से दोस्तों क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि डिसबायोसिस की वजह से यहाँ पे कई सारी कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर आपकी बोवल डिजीज़ शुरू हो जाएंगी, बोवल सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। आपके जो हेल्दी माइक्रोबायोम है वो ख़त्म हो चुके हैं, इससे यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपने बीमारी ख़त्म करने के लिए दवाई इस्तेमाल की थी, लेकिन उस दवाई ने आपका इम्यूनिटी कमज़ोर कर दी। अब इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, यानी कि छोटी से छोटी बीमारी भी अब आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो वो यहाँ पर समझाया गया है। तो डिसबायोसिस इतना खतरनाक हो सकता है। यही डिसबायोसिस दोस्तों आपके इम्यूनिटी फंक्शंस के अंदर में काफ़ी चेंजेस कर सकता है ना। उसके अलावा इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो गट माइक्रोबायोम होते हैं वो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए सोच समझकर पूरे एडवाइस के साथ में, पूरे प्रिकॉशंस के साथ में जो एंटीबायोटिक्स है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ इसके कई सारे हिडन डेंजर्स भी हो सकते हैं। आई होप आपको बढ़िया तरीके से पूरा मामला समझ में आ चुका है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, डिसबायोसिस क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, माइक्रोबायोम क्या होते हैं, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए। आगे आते हैं। बाकी दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज पर, जहाँ पे मेंशन किया है जो शेख हसीना है वो अभी बांग्लादेश से जब निकल कर आई, इंडिया में रहीं, तो इसका जो इम्पैक्ट है भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो, कल के वीडियो में ही पढ़ा है। तो प्लीज़ आप ये जो सामने आप थंबनेल देख रहे हैं 10 अगस्त 2024 का है। करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, 10 अगस्त 2024 द हिंदू एनालिसिस लिख देना, बाय दीपक यादव एजुकेशन लिख देना, आपको ये सामने वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया है। थोड़ा सा आगे चले जाना एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर में, वहाँ पे हमने भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस डिस्कस किए हैं। और केवल रिलेशन नहीं, वहाँ पे ये भी समझाया है कि आखिरकार ये जो संबंध के अंदर में आंच आई है, इससे भारत के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उस इम्पैक्ट को देखते हुए हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। ये हर एक पॉइंट्स कवर करे गए हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं अपने सेशन को समाप्त। अभी आज का वर्ड ऑफ द डे है, उस वर्ड ऑफ द डे को देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है ड्यूरेबल। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, इस वर्ड का यूज़ करके आपने एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन पहले समझ लिए इस वर्ड का मतलब क्या है।
ड्यूरेबल मतलब होता है थिंग्स दैट लास्ट और रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड इन गुड कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक कोई टिकाऊ प्रोडक्ट है ना, लंबे समय तक उसकी वो अच्छी कंडीशन में मेंटेन रहे, मजबूत रहे। आप कोई सामान लेते हैं तो चेक करते हैं भाई, पूछते हैं ना शॉपकीपर से कि भाई ये सामान मजबूत रहेगा नहीं रहेगा, कब तक चलेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो आप समझ गए ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या, कब तक चलेगा, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कितनी दिनों तक यहाँ पर ये स्ट्रांगली मेंटेन रहेगा, कब तक इसकी अच्छी कंडीशन मेंटेन रहेगी, उसके लिए हम ड्यूरेबल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस वर्ड का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में। रोज़ आपको एक सेंटेंस मिलता है, बाकी ये सेंटेंस आपको वोकैब के अंदर में, सी सेट में, मेंस आंसर राइटिंग में, इन सब चीज़ों में डायरेक्टली हेल्प कर पाएंगे। चलिए फिर आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो कल मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, याद है या नहीं, ट्यूबरक्लोसिस वाला, पूरा डिटेल से डिस्कशन किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए एक नया ट्रीटमेंट आ चुका है मार्केट में, और वो है BPAL। तो BPAL बेसिकली 3 दवाइयों के नाम हैं, 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो कि ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस दवाइयों का यूज़ करके ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए। अब वो BPAL का मतलब क्या है, बेडाक्विलिन, प्रीटामोनेड एंड लेनेजोलेड, ये 3 दवाइयां हैं, मैंने आपको बताया था ना कल। ये बेसिकली यहाँ पर आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाली ट्यूबरक्लोसिस, कुछ ऐसी ट्यूबरक्लोसिस जिस पे दवाइयाँ भी सही तरीके से काम नहीं करती, वहाँ पे बड़ी मदद कर सकता है। जो ट्रीटमेंट 18 से 24 महीने चलता है उसको 6 महीने के अंदर अंदर कवर कर सकता है ये BPAL रेजिमेन। तो ये इसके फ़ायदे हैं, पेशेंट्स के लिए काफ़ी आसान है, आराम से ट्रीटमेंट ले पाएंगे, अफोर्डेबल है, नहीं तो फिर दूसरे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद यहाँ पे रेकमेंड किया कि जो ये BPAL रेजिमेन है ये एक बढ़िया ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर प्रकार के जो ड्रग रेजिस्टेंट TB के केसेस हैं, कुछ ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जहाँ पर दवाइयाँ सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, वहाँ के लिए BPAL सबसे बढ़िया है। ठीक है ना दोस्तों, करते हैं अपने इस लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।